नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो क्लास होने वाली है वो आपकी फिजिक्स की क्लास होने वाली है और इसमें बाबू हम लोग देखने वाले हैं 200 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपके बुक से, यानी पूरी बुक का निचोड़ जो है इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में टकराएगा। तो अगर आप सिंसियर है एग्जाम के प्रति 2025 में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर से एकदम घोर के पी जाइएगा। कहने का मतलब पूरा एकदम पूरा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बाबू 100% रहेंगे। 1 and 10% बाबू यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, कोई काट नहीं सकता है। 1 and 10%, ठीक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहला काम करना क्या है कि आपको बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि लगातार आपको क्लास की वीडियो जो है वो यहाँ पे मिलती रहे, और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, ताकि जब क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे और सभी क्लासेस जो है बैक टू बैक आपको यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए बच्चे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? एक बार अपना अपना हाल चाल बताइए जरा कि क्या हाल चाल है आप लोगों का। और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना, फटाफट सभी को शेयर कर दे, सभी को शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, मिस थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आ चुका है बाबू आपके सामने। पहला सवाल ही एकदम झकास सवाल है। पहला सवाल ही पूछा गया है कि आवासित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना? क्या पूछा है? आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज प्लेट कंडक्टर। तो बाबू याद रखना है कि जो चार्ज प्लेन कंडक्टर होता है उसके नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मान होता है बाबू, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 100% बाबू आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे एकदम अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी 100% बाबू आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन जिसमें मैं टिक कर दूं उसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पूछा क्या है, विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच कौन संबंध होता है? यानी E और V इन दोनों के बीच आपसे रिलेशन पूछा है कि बताइए इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन जो है वो आपका सही है। चलिए बताइए कौन सा रिलेशन सही होगा। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं आप लोग। याद रखना बाबू, ई जो होता है माइनस dV/dr के बराबर होता है। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है तो बच्चे ध्यान से एक बार देख लीजिए वीडियोज को और उसके बाद फिर से रिवाइज कीजिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर ए, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं पूछा गया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता पूछी गई। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर। तो सबसे पहले जान लीजिए विद्युतीय धारिता का मान कितना होता है, क्योंकि जब तक मान नहीं पता होगा आंसर कैसे निकालेंगे, है ना? तो देखो आपको पता है कि सर विद्युतीय धारिता जो होती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बराबर होता है 4 पाई एक्सलेंट नॉट आर। ठीक है, यहां पे त्रिज्या की मान कितनी दी गई है? त्रिज्या जो है वो 9 किलोमीटर है, आर दिया गया है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर को हम अगर मीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 9 × 10⁻³ मीटर लिखेंगे ना। अब यहां से आपको पता है सर कि 4 पाई
एक्सलेंट नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई एक्सलेंट नॉट का मान कितना होता है, तो इसका मान कितना होता है बताओ जरा। इसका मान होता है बाबू, देखो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर यहाँ पे शो हो सके। देखो C का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C का वैल्यू होता है 4 पाई एक्सलेंट नॉट R, ठीक है। R की वैल्यू दी गई है 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर, क्लियर है। अब यहाँ से 4 पाई एक्सलेंट नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि सर 4 पाई एक्सलेंट नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 6 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इतना सबको क्लियर है। हाँ हाँ 6 नहीं 9 होती है, चलो कोई बात नहीं, 10 टू दी पावर 9 होती है, यहाँ तक सबको क्लियर है। और उसके बाद देखो जो ये मान आया उसका मान बाबू हम यहाँ पे रख देंगे। हमें निकालना है क्या, हमें C निकालना है ना। अब देखो जरा C का मान निकालिए, C का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो C का मान कितना हो गया, 4 पाई एक्सलेंट नॉट की वैल्यू इतनी हो गई, तो 4 पाई एक्सलेंट नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और उसके बाद R का जो वैल्यू दिया गया था वो वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ये आपके क्वेश्चन में दिया है बाबू, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं 9 किलोमीटर दिया, हो सकता है एग्जाम में आपको 10 किलोमीटर दे दे, तो आपको बनाने आना चाहिए, है ना। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 9 से 9 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर -9, है ना। ये कितना बच गया बाबू, 1/10 टू दी पावर 6 बच गया। 3 नीचे चला गया तो माइनस हो जाता है ना। यानी 10 टू दी पावर -6 हो गया, तो -6 हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 लिख सकता हूं। और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में जब आएगा तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो बना देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है बाबू, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पूछी गई है। तो जितने बच्चे हैं ना एकदम ध्यान से आंसर लगाते रहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे ए के साथ जा रहे हैं सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छे। याद रखिएगा राइट आंसर जितने बच्चे ए के साथ लगा रहे हो, ए ऑप्शन सही है बाबू, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टामीटर का प्रतिरोध V है, इसके बीच का रिलेशन पूछा गया है कि सर V और G के बीच का रिलेशन क्या होता है। देखो बाबू यहाँ पे जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में बिना आंसर देखे हुए आपका कम से कम 50% क्वेश्चन सही होना चाहिए। 50% नहीं तो कम से कम 30% क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर 30% भी क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब अभी आपकी तैयारी ना के बराबर है, यानी कि आप 8 महीना आपका खत्म हो गया, एग्जाम में 4 महीना बचा हुआ है। तो अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके ने जो 8 महीना पढ़ा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अब आपके पास 4 महीना है, तो अब 4 महीना में एकदम संकल्प ले लो कि पहले क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो है सिंसियर होकर क्लास करना है। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ टेंशन नहीं लेना, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जो सीरीज में करवा रहा हूँ उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का बहुत अच्छा आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और जो आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, जो कि नीचे आपको स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, इस नंबर पे आप पीडीएफ ले लेंगे तो 4 चांद हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ की तैयारी हो जाएगी, एग्जाम के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाते हैं
कि सर जी और भी में क्या संबंध होता है, तो बाबू हमेशा याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छे, कुछ बच्चे गप भी करने लगते हैं। हमेशा याद रखना है कि भी जो होगा ऑलवेज जो होगा जी से बड़ा होगा, है ना। ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है बाबू, भी जो होगा जी से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं सीधे आपके एग्जाम में टकराएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन होता है, विभव मापी, वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर या मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की गई है। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे सी के साथ जा रहे हैं मीटर ब्रिज, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्यवहारिक ढांचा है वह आपका मीटर ब्रिज है। तो सी के साथ गए हैं बाबू, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछता है। तो फालतू क्वेश्चंस बिल्कुल ना पढ़ें, ताकि आपका समय भी बर्बाद हो जाए और एग्जाम में वो आए ही ना। तो कभी भी आप ऑनलाइन क्लास जब भी करें तो भीड़ देखकर क्लास ना करें। मैं बार बार बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वैसा क्वेश्चन सर करवा रहे हैं कि नहीं। कहीं जी क्वेश्चन करवा कर ठगने का काम तो नहीं कर रहे हैं, भीड़ बढ़ाने का तो काम नहीं कर रहे हैं। जब तक ये समझने की क्षमता पैदा नहीं करोगे, हर कोई ठग के चल जाएगा आपको, ठीक है। देखिएगा, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, नहीं तो सबको आपको प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों कर करके आपको चूना लगा देगा। जितना जो प्यार से बोलता है ना, वो कहीं ना कहीं आप में बहुत फायदा देखता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हद से ज्यादा प्यारो बच्चों बोलना भी सही नहीं है ना। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा, किस पे निर्भर करता है बाबू। चलिए फटाफट, बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। इस चीज को गौर करो कि क्या आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास किए हैं, क्या कोई आपसे प्यारो बच्चों बोलकर बात करता है क्या। एक बार बोल दिया ठीक है, दो बार बोल दिया ठीक है, लेकिन जब रिपीट मोड में आ रहा है, प्यारे बच्चों कैसे हो, प्यारे बच्चों बहुत अच्छे हो, है ना, ये जो है इसका मतलब है कि आपको मक्खन लगाने की कोशिश किया जा रहा है, और मक्खन वही लगाते हैं जहां से आपको बुरी तरफ फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन में इसलिए इस तरह का नहीं बोला जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में जो कोचिंग वाले होते हैं वो रिजल्ट को फोकस करते हैं, क्योंकि पता है कि सारे बच्चे लोकल हैं, अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो मेरा कोचिंग कल नहीं रहेगा, है ना। सिर्फ प्यारे बच्चों करने से नहीं होगा, रिजल्ट देना होगा, इसलिए ऑफलाइन में वैसा मेथड नहीं अपनाया जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, भीड़ बढ़ाना है, प्यारे बच्चों करना है, भले ही कंटेंट एकदम हल्का दे, एग्जाम में अथवा आए अथवा नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो भीड़ बढ़ाना है। और जब रिजल्ट आएगा तो 10-20 बच्चे के घर पहुंच जाएंगे और वहां अपना बच्चा बताकर फोटो लगा देंगे, सर मेरा बच्चा है, क्योंकि उसने तो जिंदगी में कभी ऑफलाइन क्लास किया ही नहीं था। ऐसा कोई बच्चा है जो ऑफलाइन क्लास नहीं करता वो टॉपर बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास करके बच्चा टॉपर बन गया हो। तो जितने बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे टॉपर हो गए, कहीं ना कहीं उसमें झोल होता है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पे पदार्थ की प्रकृति। चलिए अगला सवाल देखेंगे बाबू, अगला सवाल क्या है, किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि बाबू संरक्षित रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following physical quantity conserved in Kirchhoff point rule? किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है बाबू, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में रगड़ के आंसर कीजिए, एकदम सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छे, याद रखिएगा, किरचॉफ का पूछेगा तो भूल के भी ऊर्जा मत कर देना।
किरचॉफ में बाबू आवेश संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है बच्चा? आवेश संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकदम घोर के पी जाइए इसको कि किरचॉफ में आवेश संरक्षित रहता है। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे एकदम तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? धारावाही चालक के अंदर पूछा है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। धारावाही चालक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, उसकी गति जो है वह कैसी रहेगी? तो एक्सेलरेटेड रहेगी, त्वरित रहेगी, है ना। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे त्वरित के साथ गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। पावर पूछा है, क्या पूछा है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं एमसीक्यू में, है ना। तो क्या याद रखना है सर कि P बराबर जो होता है वो V स्क्वायर बाई आर होता है सर। बस इतना ही आपको याद रखना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आप रट के नहीं याद कर सकते, प्रैक्टिस से याद कर सकते हैं। अगर डेली क्लास में आ रहे हैं तो मेरे ऊपर जिम्मेवारी है सर कि मैं आपको रटवा दूंगा। आप कितना भी कमजोर हैं, जिंदगी में कभी क्लास नहीं किए हैं, अगर पूरी क्लास मेरी हर सब्जेक्ट की कर रहे हैं तो बाबू चैलेंज करते हैं कि आप एग्जाम में जाके धुआं धुआं कर दोगे, बस अगर पूरी क्लास कर रहे हो तो। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए कौन सही है? Which of the following is correct for force moving charge in magnetic field? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पे बल के लिए कौन सही होता है? 11 नंबर में फटाफट सही आंसर लगाएंगे बाबू। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है कि सर देखने में तो सब एक ही जैसा लगता है, क्योंकि जो बच्चे कमजोर होते हैं उन्हें जब क्वेश्चन दिया जाता है और तो लगता है कि अरे तेरी कि सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, कौन वाला सर बताए थे भूल गए। तो भूलने कैसे, भूलना नहीं है, देखो कैसे याद रखना है। याद रखना है VB। क्या याद रखना है? VB, क्यू VB, क्यू VB, BB मत याद रखना। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं क्यू VB, ये मतलब सुन लेना क्यू BB, है ना। बहुत लोग उल्टा भी सुन लेता है, क्यू VB, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, है ना, क्यू VB, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। एकदम आप लोग के रिजल्ट जो है एकदम निकलवा के रहेंगे बाबू, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको फ्री वाली क्लास में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देता है। पेड क्लास में भी आजकल लोग फालतू क्वेश्चन देने लगे हैं, क्योंकि पेड क्लास भी दुनिया भर के आ गए, जिसको देखो वो लेकर आ गए। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, फैराडे, वेबर या टेस्ला? अब इसका आंसर लगाना है बाबू। इसका सही जवाब क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। चलिए ध्यान से एकदम आंसर लगाएंगे फटाफट एकदम। चलिए आंसर आप लोग का आने लगा। देखो याद कैसे रखना है, कैसे याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबक, चुंबक की तरफ फंस रहा है। कौन फंस रहा है? वेबर फंस रहा है, चुंबक की तरह फंस रहा है वेबर, ठीक है। वेबर से देबर याद रखिएगा, और चुंबक की तरफ फंस रहा है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब ये सवाल जिंदगी में तुम, है ना, बुढ़ापे में भी तुम कोई क्वेश्चन कोई दे दे तो मेरी बात अगर ध्यान से सुने होगे तो याद रहेगा, चुंबक की तरफ फंस रहा है देवर, है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए बाबू क्या पूछा है, किधर चला गया जी। हाँ देखिए पूछा है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? 30 नंबर क्वेश्चन। क्या बात है, आप लोग आंसर भी लगाने लगे डायरेक्ट। ये आपका बाबू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें याद रखिएगा कि उसका शक्ति गुणांक जो होता है वो R/R²
ठीक है, ये उसका शक्ति गुणांक होता है। तो चारों ऑप्शन में सही जवाब कौन है बाबू? ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको 100% याद होना चाहिए बाबू। अभी नहीं याद है आपको, मान रहे हैं, लेकिन आप इतना बार इस वीडियो को देख लेना ताकि आपको सपना में भी कोई आके पूछे ना तो सही आंसर टिक करो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है सर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल टू, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान जो है वह क्या होता है? √2 शिखर धारा का मान, शिखर धारा का मान अपॉन √2, सी या डी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनते हैं बाबू, इस पे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इस पे याद रखना है क्या? पीक करंट अपॉन √2, शिखर धारा का मान अपॉन √2। ठीक है, और ये 100% क्वेश्चन रहेगा। या तो इस पे न्यूमेरिकल पूछ देगा आपका, या तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है सर, LM और LG के बीच रिलेशन दिखाइए। ये LM और LG क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है ना। काफी बच्चे इसमें फंस जाते हैं बाबू, लेकिन आपको फंसने नहीं देंगे। चलिए इसका फटाफट एकदम आंसर लगाइए। 15 का राइट आंसर क्या होगा? उसके बाद मैं आपको अनोखा ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आप जिंदगी में इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, क्योंकि बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश में देख लो, आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बता देता हूं। क्या पूछा गया है? ज्योमेट्रिक लेंथ LG और मैग्नेटिक लेंथ LM, LM और LG में संबंध पूछा गया है। देखो LG मतलब क्या? लाल लड़की, सीधे याद रखना लड़की। LG मतलब क्या? लड़की, G फॉर गर्ल, है ना। और LM मतलब लड़का, मेल है ना। M फॉर क्या याद रखना है? मेल। अब क्या याद रखना है सर? के गो लड़की और के गो लड़का, के गो लड़की और के गो लड़का। तो याद रखिएगा, लड़की 5 गो, लड़का 6 गो, है ना। कितना अन्याय वाली बात है। 5 गो लड़की थी और लड़का 6 गो था। एक वो लड़का को कितना इंसल्ट फील होगा, सोच सकते हो। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ये 5 लड़की और 6 लड़का। इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलोगे कैसे सर? क्रॉस गुना करने आता है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्रॉस गुना करके चेक कर लो। इसको क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना करो तो बाबू क्या हो जाएगा? 5 इधर आ जाएगा, 5 LG हो गया, और 6 तो इसके पास था, 6 LM हो गया। यानी ऑप्शन ए में ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी में गुना किए तो यहाँ पे 6 LG हो गया, क्रॉस गुना किए तो, और ये 5 LM हो गया। और यहाँ पे जो दिया हुआ है तो राइट आंसर क्या होगा? अभी क्या बताए? 5 लड़की 6 लड़का। तो राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्रॉस गुना इस तरीके से कर लेना और देख लेना कि 5 लड़की और 6 लड़का है, वही वाला आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, अब जिंदगी में नहीं भूलोगे। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है। पूछा क्या है सर? यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सही है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या सही होगा? फटाफट एकदम आंसर लगाइए आप लोग। कोशिश कीजिए बच्चा, कोशिश करो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, याद करने आए हैं ना, है ना। एग्जाम में थोड़े बैठे हुए हैं कि सब क्वेश्चन सही होना चाहिए। गलत हो गया तो हो गया, याद कर लेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धुआंधार आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखो जरा क्या है।
अगला सवाल कि चुंबकन की तीव्रता की इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज। इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े मिलेंगे, एक नहीं दो तीन क्वेश्चन होगा इस तरह का एग्जाम में बाबू, एक नहीं दो तीन क्वेश्चन होगा, है ना। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो चुंबकन तीव्रता की इकाई बाबू एम्पियर मीटर इनवर्स होती है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम घोर के इसे पी जाना, छोड़ना नहीं। एक एक क्वेश्चन का बाबू इतना मेहनत करना है। देखो कमजोर कोई नहीं होता है। कोई बोलता है ना कि सर हम बहुत कमजोर हैं, तो बाबू आप कमजोर नहीं हैं, आप मेहनती कम है। जिस दिन आप मेहनत करने लगेंगे ना तो आप कमजोर नहीं रहेंगे। तो कभी ये नहीं बोलो कि सर हम बहुत कमजोर हैं, ठीक है। आप मेहनत को अपनी बढ़ा दो। इतनी मेहनत हो ना, जो पढ़ने वाला लड़का है हो सकता है कि वो 2 घंटे में जो जितना पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ने वाला है वो 10 घंटे में भी उतना नहीं पढ़ पाएगा। तो शुरुआत में ये चीज होगी। तो अगर आपके घर में आसपास में कोई बहुत तेज लड़का है, अगर वो 2 घंटा पढ़ रहा है, उसको पीछे करने के लिए सर कम से कम आपको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब आप उससे आगे निकल पाओगे। वो पहले से तेज है, आपको उससे आगे निकालना तो उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। आप कमजोर हैं तो ज्यादा पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज से ही एकदम शक्ति बांध लो, इच्छा शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आज से एकदम जी जान लगा कि 5 घंटे 4 घंटे। अब ये नहीं कि 5 घंटे 4 घंटे, जब तक आपकी शक्ति है, जब तक आपकी क्षमता है, लगे रहो, है ना। थकना मना है, तब आप लाइफ में बहुत कुछ कर लोगे। घंटा देख के कभी मत पढ़ना। मैं एक एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं घंटा देख के पढ़ना कि 2 घंटा पढ़ना है, वैसे नहीं। चुंबकीय यामुत्तर क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बाबू? इसका आंसर ध्यान से लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि चुंबकीय यामुत्तर क्या होता है। 80 नंबर में गर्दा उड़ा दो एकदम। चलिए क्या बात है, राइट आंसर है सर एक क्षैतिज तल होता है। क्या होता है ये बाबू? एक क्षैतिज तल होता है, एकदम याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अगला सवाल है बाबू, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है ना। जब मैंने सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो बाबू सूक्ष्मदर्शी के मैंने सामान्य सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सबके क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए थे, इसके जस्ट पिछली क्लास में, प्लेलिस्ट में अभी ये पढ़ा हुआ होगा। और वहीं से ये क्वेश्चन है कि आपके सामान्य सूक्ष्मदर्शी में आपकी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है सर? तो 1 + d/f होती है, ठीक है। राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, धमाल कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखो जरा, पूछा क्या, समान आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अब इस क्वेश्चन में आंसर जो है 90% बच्चे गलत मार देंगे। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर मार दिया, गलत हो गया। बाबू पूछा क्या है? फोकस दूरी पूछा है। आंख की फोकस दूरी किसे कहते हैं? पिछली क्लास में मैंने बताया था सर, कॉर्निया से रेटिना के बीच की दूरी, कॉर्निया से रेटिना के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है आंख की। तो पूछ रहा है फोकस दूरी, इसका मतलब कॉर्निया से रेटिना के बीच की दूरी पूछ रहा है सर, और कॉर्निया से रेटिना के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। जो 25 सेंटीमीटर होता है वो क्या होता है? तो वो होता है कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई वस्तु है और यहाँ पे मेरा आंख है, तो हम 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तु नहीं देख सकते। तो वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। और यहाँ पे फोकस दूरी पूछा है, इसका मतलब कॉर्निया और रेटिना के बीच की दूरी पूछा है, तो 2 सेंटीमीटर होगा सर, ठीक है। 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, या तो फोकस दूरी पूछ देगा या कॉर्निया और रेटिना के बीच की दूरी पूछ देगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या
हीरा का क्रांति कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि हीरा का क्रांति कोण क्या होता है? 24.41, 37.31, सी या डी? 21 में एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? क्या बात है, आंसर जबरदस्त आ रहा है, 24.41 बाबू, क्या बात है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल एकदम धुआं धुआं आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट एकदम। नेक्स्ट देखो, दो संपर्कित उत्तल लेंस को समतुल्य लेंस होता है। द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट इज। जब दो उत्तल लेंसों को कॉन्टेक्ट में लाया जाए बाबू तो वह कौन सा लेंस बन जाएगा? जब दो उत्तल लेंस को कॉन्टेक्ट में लाया जाए तो बाबू वो उत्तल लेंस ही बनेगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बाबू क्या पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत, द बेस प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 का धमाल लगाइए सर, सही जवाब क्या होगा? देखो, प्रकाशीय तंतु का जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, वह क्या होता है? तो सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिए। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहां पे देखने को मिलता है? जो आप गुब्बारे फुलाते हो, है ना, डब्बे में सर्फ डालकर जो फूकते हो, तो जो गुब्बारा निकलता है, गुब्बारे टाइप का जो निकलता है, जो चमकता हुआ दिखाई देता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल होता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू पूछा है क्या। अब देखो, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ पे पूछ दिया, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर बाबू यहाँ पे क्या होगा? चलिए फटाक से इसका आंसर बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझाया कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। कोई वस्तु रखी गई है, मान लीजिए कि ये आपका मोबाइल है सर, है ना, यहाँ पे आप रील्स देख रहे हैं अपनी मनपसंद एक्ट्रेस की इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे एकदम चिपक के आप लोग देखबे करते हैं कि मम्मी ना देखे, पापा ना देखे, कान में हेडफोन लगाकर कि बच्चा पढ़ रहा है या तो बच्चा रील्स देख रहा है। तो कितना दूरी पर रखना है मोबाइल को तो अच्छा से दिखेगा, है ना। ऐसा नहीं कोई पसंद आएगी तो आंखें में नहीं घुसा लेना। दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी आपकी आंख की क्षमता, बीच में कोई रुकावट नहीं हो, है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या पूछा है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है सर? ये भी मैंने पिछली फिजिक्स की क्लास में मैंने अच्छे समझाया था इस चीज को बाबू। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी घटना सही है बताओ जरा? प्रकीर्णन, विवर्तन, ध्रुवीकरण या वर्ण विक्षेपण? अरे बाबू विवर्तन नहीं होगा। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन तो होता है कि प्रकाश को तीखे मोड़ पर से घूम जाती है, उस प्रक्रिया को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो विवर्तन यहाँ कहां से हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, स्कैटर करता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम धमाल कर दिए। चलिए अगला सवाल बाबू। अगला सवाल बाबू क्या पूछा है? किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा? किस रंग के प्रकाश के लिए बाबू कांच का अपवर्तनांक जो है वो अधिक होगा? ये आपसे पूछा गया है। एक चीज याद रखना, अपवर्तनांक जो होता है ना, है ना,
वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य का। यानी जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो यहां पे बोल रहा है कि सर किसका अपवर्तनांक अधिक है ना, क्या पूछ रहा है, किसका अपवर्तनांक सर अधिक है। जब अपवर्तनांक अधिक है तो हमें चाहिए क्या, कम तरंग दैर्घ्य वाला चाहिए। तो कम तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका है, इसमें भिवजियोर पढ़े है ना, बैगनी का सबसे कम होता है। तो राइट आंसर होगा वायलेट, ऑप्शन नंबर बी। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्लियर है, याद रखिएगा ये चीज, भूलिएगा नहीं ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर। देखो ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि सर एक डिस्ट्रक्टिव होता है, एक रचनात्मक होता है और एक विनाशकारी होता है, ठीक है। पिछली क्लास में देखिएगा फिजिक्स में, इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरी हर क्लास किया करो और पूरी क्लास किया करो, वो दूर नहीं जब आप हर सब्जेक्ट में तहलका मचा देंगे, है ना। कहीं भी टेस्ट लगाओगे, है ना, रिजल्ट आपका ही सबसे आगे होगा सर, अगर हर सब्जेक्ट का पूरा क्लास करते हो तो, ठीक है। कहीं भी टेस्ट लगा लेना, जब टेस्ट शुरू करोगे तो देख लेना क्या आपका जबरदस्त रिजल्ट आता है। देखिएगा विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर पूछा गया है सर, 27 का राइट आंसर एकदम फटाफट लगाना शुरू कीजिए। चलिए आंसर आ गया है 2n+1 λ/2। क्या बात है, बी के साथ बच्चे गए हैं एकदम बल्ले बल्ले करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है सर, विनाशकारी का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो बाबू, पूछा क्या है, प्रकाश की अनुपस्थित तरंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है। आपसे पूछा है सर, बीच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कंफर्म द ट्रांसफर वेव नेचर ऑफ लाइट। चलिए फटाफट आंसर लगा दीजिए जरा। प्रकाश के अनुपस्थित तरंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है, तो सर ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण करता है सर। चलिए बहुत अच्छी, डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बाबू एकदम धमाकेदार सही जवाब है, दे दनादन, है ना, ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या पूछा, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर, अभी बताए थे, है ना। यहाँ पे एक अवरोध है, प्रकाश ऐसे 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 जा रही है, अब यहां से अवरोध के किनारों से ऐसे ढलान से लोंघर गई, तो क्या हुआ, बर्तन जैसे किचन में गिरता है तो आवाज करता है, वैसे ही प्रकाश का ढनढना हो जाता है, विवर्तन हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, विवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा। नेक्स्ट देखो बाबू, एकदम मजे मजे में पढ़ना है, टेंशन एकदम नहीं लेना, है ना। टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होती, एकदम सीरियस नहीं हो जाना है कि सर में दर्द हो जाए, सीरियस होके पढ़ाई नहीं, एकदम जॉली मूड में पढ़ाई करो, एकदम मजे मजे में। आ रहा है तो भी अच्छा है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छा है, सीख रहे हैं। आ रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो पहली क्लास में तो आएगा नहीं बाबू, धीरे 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 करते करते आज ये क्लास किए हो, 2-3 क्लास 4 क्लास करोगे तो सारा क्वेश्चन याद करते चलोगे, तब आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होने लगेंगे, है ना। चांदी का कार्यफलन पूछा गया है बाबू, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि चांदी का कार्यफलन क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे, चांदी का कार्यफलन बाबू 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एकदम याद रखिएगा, राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए पूछा है क्या, पूछा है सर, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, इसे याद रखना होगा आपको। प्लांक नियतांक बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लांक नियतांक कि प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। देखो इसका ना ऑप्शन एकदम एक जैसा देगा कंफ्यूज करने के लिए, पता है कि प्लांक नियतांक इंपॉर्टेंट है, बच्चा रट के आया होगा,
तो बिहार बोर्ड क्या करेगा, अच्छा तू रट के आया है ना, सब एक ही तरह का ऑप्शन दे दिए, ले अब बोलेगा तेरी कि तो सब एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो पावर का हेर फेर किया है, और बच्चा तो पावर पर अच्छा से ध्यान ही नहीं देता, इस पे ध्यान देता है। तो आपको पावर पे भी ध्यान देना है कि सर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, ठीक है, क्या याद रखना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, पावर को भी देखना है, पावर को नहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला सवाल फोटोन का गतिक द्रव्यमान, फोटोन का दो तरह के क्वेश्चन फोटोन से पूछता है, एक गतिक द्रव्यमान और एक ऊर्जा। पिछली क्लास से मैंने आपको ऊर्जा बताया है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि सर गतिक द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर बताएंगे सर क्या होगा। कुछ बच्चे SC बाई लैम्डा कर रहे हैं, SC बाई लैम्डा नहीं बाबू, ये गतिक द्रव्यमान नहीं है ना, तो ये तो ई का मान है। देखो बाबू ई जब पूछेगा तो SC बाई लैम्डा कर देना, ई जब पूछेगा तो SC बाई लैम्डा कर देना, लेकिन यहाँ पे पूछा है सर एम पूछेगा तो H/C लैम्डा कर देना, ठीक है, याद रहेगा ये 32। जब ई पूछेगा तो SC बाई लैम्डा, और जब एम पूछेगा तो H/C लैम्डा। यहाँ पे गतिक द्रव्यमान पूछा है, मास पूछा है, तो हम बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन श्रेणी परावैगनी परिसर में है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एन अल्ट्रावायलेट रीजन, परावैगनी श्रेणी में पूछा है, तो बाबू याद रखना है परावैगनी में कौन होता है, देखो जरा, परावैगनी में पाश्चन श्रेणी होता है, और वामन श्रेणी जो होता है वो दृश्य में होता है ना। वामन श्रेणी जो होता है बाबू इंग्लिश में याद रखिएगा विजुअल में होता है, और पाश्चन श्रेणी जो है वो अल्ट्रावायलेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाश्चन श्रेणी पूछा है, तो राइट आंसर आपका, एक मिनट गलती हो गया, ये सॉरी, ठीक है, ये गलती हो गया, थोड़ा सा देखिए, पाश्चन नहीं लाइमन, ठीक है, देखिए आप लोग को समझाते समझाते इरर हो गया, देखो एकदम समझना अच्छे से, चलिए बहुत अच्छे, देखिए ध्यान समझना है। परावैगनी पूछेगा तो बाबू लाइमन के साथ जाना है, पाश्चन में कर दिया, इसे कट कर दीजिएगा, हाँ, परावैगनी पूछेगा तो लाइमन के साथ जाना है, और बामर पूछेगा तो दृश्य के साथ जाना, ठीक है, याद रखिएगा, बामर पूछेगा तो विजुअल के साथ जाना है, ठीक है। तो राइट आंसर है सर लाइमन सीरीज है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, ठीक है, ये वाला गलत है बाबू, ठीक है। चलिए लाइमन परावैगनी के लिए और बामर के लिए क्या, दृश्य, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखिएगा बाबू पूछा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। देखो रेडियो एक्टिविटी के लिए देखो चार ऑप्शन में कौन सबसे अलग है, एक है नाभिकीय घटना, दूसरा है परमाणविक घटना, और तीसरा है स्वतः स्फूर्त घटना। इसमें प्राकृतिक घटना बाबू सबसे अलग है, और यही जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट एकदम, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन पूछा है कि बताइए कौन जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, कौन है बाबू जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, 35 का राइट आंसर लगाइए फटाफट। फास्ट मूविंग देखो बीटा, एकदम बिटबिटा के चलता है ना, बीटा को याद रखिएगा कि सर एकदम बिटबिटा के चलता है, और इसीलिए ये जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है बीटा किरण, है ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखोगे, नेक्स्ट, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन, हीलियम नाभिक, विद्युत चुंबकीय विकिरण या हाइड्रोजन नाभिक। अब ध्यान से आंसर करेंगे बाबू, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे। अल्फा जो होता है वो हीलियम होता है। क्या होता है? अल्फा जो होता है सर वो हीलियम कण होता है, एकदम याद रखिएगा। राइट आंसर है हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल एकदम फटाफट। प्रेसी एंटीना की परास डी है, टावर की ऊंचाई h है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बताइए d बराबर क्या होता है। बताओ कि d बराबर क्या होता है। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, आपसे बनते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि d बराबर जो होता है सर वो √2HR होता है। रूट अंडर क्या होता है? 2HR होता है। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अवस्था में एनर्जी ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है बाबू, ये बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा जो है वह क्या होती है। चलिए बहुत अच्छे, आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं। -13.6 होता है ना? सही जवाब क्या है बाबू? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो पॉइंट भी बाबू आपको याद रखना है, पॉइंट को छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा। देखो, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता पे क्या असर पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है। जब कोई इंप्योरिटी को कहां डोप किया गया है? इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर में। अर्धचालक जो है नैज अर्धचालक में क्या किया गया है? मादित किया गया है। तो अर्धचालक की चालकता क्या असर पड़ेगा? ये बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये आपको बताना है। देखो इस कंडीशन में जो अर्धचालक की चालकता होती है वह बढ़ जाती है। याद रखिएगा क्या होता है? बढ़ जाता है। ए के साथ जाएंगे, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा है। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। बहुत पहले ही मैंने आपको एंड गेट, नॉर गेट, और गेट पढ़ा दिए हैं। जो बच्चे नए हैं बाबू, इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर अब तक जितना मैं फिजिक्स की क्लास लिया हूँ, ज्यादा नहीं 4 से या 4 या 3 क्लास होगा, उसे जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए बाबू, 40 का नॉर गेट क्या होगा? नॉर गेट कौन है? अरे बाबू ये तो और गेट है, ये नॉर गेट थोड़े है। नॉर गेट ये ना है, ये है आपका नॉर गेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम सही जवाब है बाबू आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले हम VVI लिख देते हैं, क्वेश्चन देखते ही मैं लिख दिया हूं कि VVI है। ये पूछेगा एग्जाम में, 2 तरह का क्वेश्चन बनता है इसका। देखो क्या क्या बनता है। पहला पूछा, अर्धतरंगी दृष्टिकोण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए कौन सही निर्गम आवृत्ति? 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो अर्धतरंगी या तो पूर्ण तरंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, या तो हाफ वेव पूछेगा या तो फुल वेव पूछेगा। क्वेश्चन सेम रखेगा, सिर्फ हाफ की जगह फुल और फुल की जगह हाफ, यही आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, देखो जब हाफ पूछे, जब सब आपका अर्धतरंगी पूछे, तो आंसर जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा। 41 का ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब पूर्ण पूछ देगा तो जो क्वेश्चन है उसमें 2 से गुना कर देना। यहां पे हाफ पूछा है तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। लेकिन यही पूर्ण होता
तो हम इसमें 50 से गुना कर देते हैं तो 100 हर्ट्ज हो जाता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, छोड़ के मत आना। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल मत करना। देख लेना कि अर्ध तरंगी है कि पूर्ण तरंगी है, हाफ वेव है या फुल वेव है, तो इतना जरूर से देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि इसका बाइनरी और डेसिमल। इसके लिए मैंने आपको एक लिस्ट दिया था कि बाबू जब एग्जाम में आए तो निकालने मत लगना। मैंने एक लिस्ट दिया था, लिस्ट सभी के पास है ना? जिसके पास इसका लिस्ट नहीं है, मात्र 10 आपको उसमें याद करने थे शुरुआत के, वो पिछली क्लास में लिस्ट जो है वो मैंने करवाया है, देखिएगा तो वहां पे लिस्ट आपको मिलेगा। सबको अपना अपना लिस्ट निकालो, स्क्रीनशॉट अगर लिए हो तो बताओ जरा, बिना निकाले हुए, निकाल के नहीं, लिस्ट देखकर बताओ, वो मुजवानी याद होना चाहिए आपको। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे बी के साथ गए कमाल कर दिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक आवेश और दूसरा पूछता है क्या? दूसरा पूछता है विशिष्ट आवेश। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है सर। जब भी क्वेश्चन दे एग्जाम में तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, कहीं विशिष्ट आवेश तो नहीं लिखा है ना? तो आवेश का जान लीजिए सबसे पहले क्या होता है। तो आवेश का होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -19 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, विशिष्ट आवेश रहेगा तो उसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन डाला हूं इसमें, टेंशन नहीं लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आवेश रहेगा तभी इस आंसर को आप टिक कीजिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, पूछा है क्या, एक्सलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है? एक्सलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा, ऑप्शन एक तरह का देगा। सब में देखो ऑप्शन एक तरह का है, सिर्फ पावर का ही अंतर है, सिर्फ पावर से ही आपको कंफ्यूज करना है। बिहार बोर्ड अच्छी तरह से जानता है, बच्चा सिर्फ ये वाला याद करता है 8.8, इसको एकदम छोड़ देता है और वही पूछ देता है। जो आप छोड़ते हैं वो पूछता है। याद रखना है पावर में -12 होता है, तो 8.84 है ना, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 याद रखना है। एक्सलेंट नॉट या एक्साई जीरो जो आप पढ़ते हैं उसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 45 भी। सारे क्वेश्चन बाबू बहुत मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका आंसर लगाइए जरा। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे ए के साथ जा रहे हैं ना, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए एकदम कमाल कर दिए हैं, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखो क्या पूछे, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। सर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछी है कि बताइए ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? सर आप फटाफट एकदम आंसर लगा दो, क्या होगा? चलिए आंसर लगाइए फटाफट एकदम। बहुत अच्छे, C/3 बिल्कुल राइट आंसर लगाए हैं, बी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, कमाल का बाबू आंसर लगाए हैं आप सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, पूछा है क्या। देखो हुआ कैसे, देखो कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे हुआ सर? 1/c 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 कितना हो गया? 3/3 हो गया। अब यहाँ पे उलट जाता है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C/3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही है? यानी 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू पूछी गई है कि बताइए इसका मान कितना होता है। 47 में ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, आंसर सही आ रहा है आप लोग का। ऑप्शन नंबर ए एकदम याद रखिएगा, 10⁻³ याद रखना है। पावर को एकदम नहीं छोड़ना है बाबू, पावर ही आपको मिस करेगा एग्जाम में। ठीक है, एकदम अच्छे से इसको याद रखिएगा।
अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? चार ऑप्शन है और चारों में बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। धारा घनत्व का मान क्या होता है? ये आपसे पूछा है। करंट डेंसिटी का मान क्या होता है सर? फटाफट इसका आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। धारा घनत्व ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। बीच में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। काफी मेहनत से ये क्वेश्चन बाबू आपके लिए सिलेक्ट करके लाते हैं, नहीं तो सिर्फ अगर मुझे सिर्फ क्लास लेने से मतलब रहे ना, जैसा कि बहुत लोग करते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी क्वेश्चन ला के पढ़ा देते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पेड क्लास में देते हैं, है ना। यूट्यूब पे कोई भी सरा मरा क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, बस भीड़ जुटाने से मतलब है। लेकिन मैं आपको वैसे क्वेश्चन चुन के ला रहा हूँ जो कि बच्चे को पेड क्लास में मिलता है, आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा, ताकि जब आप लोग लाइक और शेयर करते हैं ना तो लगता है कि जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे के लिए, बच्चे उसका रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। दोनों तरफ से जब ताली बजती है ना तब आवाज निकलती है ना। एक तरफ से हम कितना भी हाथ करें, जब दोनों हाथ नहीं मिलेगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मेरा काम है आपको बेस्ट क्वेश्चन देना जो आपको रिजल्ट बेस्ट दे दे, और आपका काम है सिर्फ सपोर्ट करना, जितना आप शेयर कर सकते हैं और जितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों अगर ईमानदारी से काम करे बाबू तो दोनों को बेनिफिशियल होगा, है ना। चलिए देखिएगा, मैं ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहा हूं, आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और ईमानदारी पूर्वक शेयर भी किया कीजिए। देखिएगा पूछा क्या है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ये आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध के लिए बाबू बताना है कौन सा रिलेशन सही है। ये ध्यान देके इसका आंसर लगाइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर कुछ बच्चे लगाए हैं। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है बाबू, इसे 100% याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे फटाफट तरीके से। 50 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आंसर लगाएंगे आप लोग। डायरेक्ट फिगर है आपका, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फिगर दिया गया है, डायरेक्ट आपको फिगर को देखना है और आंसर पॉइंट आउट करना है। देखिए इसमें चारों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। चारों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 40 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 1 किलोवाट घंटा, KWH का मतलब 1 किलोवाट। एक घंटे में कितने किलोवाट ऊर्जा मुक्त है ना यूज हुई, उसी को बोलते हैं 1 kWh। चलिए फटाफट एकदम आंसर लगाएंगे बाबू, सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा सर, एक घंटे में यूज की गई ऊर्जा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, है ना। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा है। एक टेस्ला का मान क्या होता है? 53। याद कीजिए, मैंने चुंबकीय फ्लक्स बताया था थोड़ी देर पहले, वेबर। क्या बताया था सर? थोड़ी देर पहले मैंने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया था और आपको वहां पे मैंने बताया था वेबर, और यहां पे बोला है टेस्ला, तो उससे इसको संबंध को जोड़ना है। देखो मैंने बताया था कि सर वेबर जो है चुंबक की तरह क्या हो रहा है, चुंबक की तरफ फिसल रहा है, चुंबक की तरफ फंस रहा है। कौन? वेबर। अब देखो टेस्ला आ गया तो कुछ तो देखकर फिसल रहा होगा ना, तो वो तस्ला को देख के पिछल रहा था। टेस्ला को हम तस्ला पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद हो। तस्ले किसके सर पे था? भाभी के सर पे। और फिसल कौन रहा था? वेबर, यानी देवर। कितना दूर उछला था, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम मजे मजे में याद हो जाएगा आप लोग, है ना। 1 मीटर स्क्वायर उछल गया था, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और एक टेस्ला का 1 वेबर स्क्वायर मीटर,
यानी भाभी तसला लेके आ रही थी, है ना, वेबर देखा क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स इसका पहले ही काम कर गया था, 1 मीटर स्क्वायर क्या किया, जंप कर गया। ऑप्शन नंबर बी आ जाके गड्ढे में गिर गया, है ना। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जाइएगा, 1 वीबर मीटर स्क्वायर 1 टेस्ला। ठीक है, भूलिएगा नहीं जिंदगी में कभी ये सवाल। अगला सवाल देखो, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लिख देते हैं, हो सकता है दोनों में से दोनों पूछ दे या एक पूछ दे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है सर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अभी तो पढ़े सर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वहां पे वेबर पर है, लेकिन होता क्या है सर, ये आपसे पूछा गया है 54 में। 54 में एक मूवी आई थी BA पास, उसी जैसा सीन बन रहा है ना, यहाँ पे सीन उसी जैसा बन रहा है ना, BA चुंबकीय फ्लक्स BA। देखो कैसे रिलेट करके 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको सिखा दिए, क्लास में ही आपको याद हो गया। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आप क्लास में ही क्वेश्चन को याद कर लिए, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA। फाई क्यों, क्योंकि गड्ढा में गिर गया था, जब गड्ढा में गिरा तो उसको याद आया कि अच्छा काश पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते, है ना, चोरी करके BA ना करते। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तब तसला के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना। चलिए अगला सवाल पूछा है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। सर 55 में आंसर लगाएंगे, चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। चलिए फटाफट एकदम आंसर लगाओ। बहुत अच्छे, जितने बच्चे बी के साथ गए हैं एकदम राइट आंसर है बाबू आपका। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखिएगा, फोटोन की ऊर्जा, अभी मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था बाबू फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, hc बाई लैम्डा, और m बताया था, है ना। अभी मैंने E बताया था ना आपको, hc बाई लैम्डा, और m क्या बताया था बताओ जरा फटाफट कमेंट में। हाँ अब याद आ गया, h बाई सी लैम्डा, है ना। अब यहां से पूछा है सर फोटोन की ऊर्जा, तो एक और इसमें याद रखना है सर, ठीक है, इस समीकरण को कभी नहीं भूलना है जिंदगी में। E बराबर hc बाई लैम्डा, h भी, और m बराबर h बाई सी लैम्डा, है ना। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है E बराबर, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर बाबू सही है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या पूछा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। ठीक है, कितना होता है बाबू, बहुत इजी सवाल है, ये आपको 100% याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पहले फिजिक्स का अगर पी जानते हैं कि सर फिजिक्स पी से होता है, तो आपको इस आंसर इसका पता होना चाहिए। अगर इसका आंसर पता नहीं है सर, तो आप फिजिक्स का पी नहीं जानते हैं, इसका मतलब 12th में आप अभी 0 है। ठीक है, सच्चाई बोल रहे हैं। अगर इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, तो सर आप फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं। अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो आपका पैसा व्यर्थ गया है। देखो राइट आंसर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, -19 एकदम याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो बाबू क्या पूछा है ना। ये क्वेश्चन मैं बताया हूं कि बाबू 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 100% रहेगा, उस टेबल को घोड़ के पी जाओ जो मैंने आपको दिया है। जो बच्चे नए हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, पिछली क्लास देखिए, आपको बीच में आपको मिलेगा फिजिक्स की पहली या दूसरी क्लास से मैंने इस चीज को बताया है। तो फिजिक्स का 3-4 क्लास हो रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इसका टेबल मिलेगा और वहीं से इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी, इसका राइट आंसर याद कीजिए
1 1 1 था, तो राइट आंसर क्या था? 7 था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? क्या पूछा है? कौन सही नहीं है? नहीं है ये पूछा है, कौन सही है ये नहीं पूछा है। कौन नहीं है सही? देखो बाइनरी एडिशन में 1 + 1 जो है वो 1 0 के बराबर होता है। 1 + 1 किसके बराबर होता है? 1 + 1 किसके बराबर होता है सर? तो 1 0 के बराबर होता है, ये 0 है। ठीक है, 1 0 के बराबर होता है, लेकिन सर यहाँ पे 1 + 1 1 दे दिया है जो कि गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल, और ये 100% VVI क्वेश्चन पूछा है सर कि यदि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी N1 है और सेकेंडरी N2 है, तो N2 और N1 में क्या रिलेशन होगा? तो बाबू N2 और N1 का जो रिलेशन होगा हमेशा याद रखिएगा कि N2 जो होता है वो N1 से बड़ा होता है। N2 जो होगा वो N1 से बड़ा होगा, इसका मतलब N1 जो होगा वो N2 से छोटा होगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप सही कर दोगे। ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो कौन सा मिल रहा है। ठीक है, यहां बोल रहा है N1 बड़ा N2 से, गलत। यहां बोल रहा है N2 बड़ा N1 से, चलो ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। हाइड्रोजन वर्ण क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इस क्वेश्चन को मैंने डील किया था कि सर लाइमन श्रेणी जो है वो कहां पड़ती है? तो वो पारावैगनी में पड़ती है ना। पारावैगनी यानी अल्ट्रा वायलेट में पड़ती है ना, अल्ट्रा वायलेट में पड़ती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है सर दृश्य भाग में, तो दृश्य भाग में यानी कि विजुअल रीजन में, तो विजुअल रीजन में बामर सीरीज पड़ती है सर, ये है बामर सीरीज। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, है ना, ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा है। पूछा है कि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी? चलिए पिछली क्लास में इसमें मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे। आपको पता है कि P = 1/f होता है। बताइए 62 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत इजी सवाल है ये, इसका आंसर पता होना चाहिए आपको। 1 मीटर दिया गया है तो क्या होगा? 1/1 1 ही ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए शर्त बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। यहां से मैंने बताया था सर FO जो होता है वो FE से बड़ा होता है। FO जो होता है बाबू वो FE से बड़ा होता है। FO जो होता है वो क्या होता है? FE से बड़ा होता है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं वो किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूं अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए सर। अगर गलत हो रहा है इसका मतलब आपने सही से पिछली क्लास को याद नहीं किया है। अगर याद नहीं कर रहे तो वो आपकी गलती है। मेरा काम है पढ़ाना, और जब तक याद नहीं करोगे एग्जाम में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, आप बोलोगे याद नहीं है। ये नहीं बोलोगे, बोलोगे सर पढ़ाए नहीं थे। क्योंकि लड़का लोग कभी अपनी गलती नहीं लेता है। अगर फेल किया, अगर पास नहीं किया तो मास्टर जी अच्छा नहीं पढ़ाए थे। अगर अच्छा नंबर आ गया खुद के मेहनत से पढ़े थे, है ना, ये हाल होता है। तो बाबू मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बस आपको याद करना है। देखिएगा, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है? 64 का आंसर लगाइएगा। 64 का राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताओ, है ना। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण याद रखिएगा μ-1a। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे फटाफट एकदम। प्रकाश के अपवर्तन में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती है? ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में बता रखा है। बताइए
Which of the physical quantity doesn't change in refraction on light? आपको एकदम चिल्ला चिल्ला के बताए थे सर कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। किधर है फ्रीक्वेंसी? डी, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 67 नंबर क्या पूछे। यदि हवा में प्रकाश का वेग va है, पानी में प्रकाश की वेग bw है, तो बोला है दोनों में बड़ा कौन होगा? सीधी सी बात है। आपको पता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, क्योंकि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर लेता है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा? तो जहां उसको कोई बाधा ना मिले वहां ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हवा में पानी की अपेक्षा ज्यादा होगा। पानी में जाएगा तो थोड़ा सा क्या होगा? स्कैटर्ड हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? हवा में ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। जल के लिए क्रांति कौन? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। जल के लिए क्रांति कौन जो है वह क्या होता है? जल का क्रांति कौन? चलिए आंसर लगा। बहुत अच्छे, 48 सर, क्या बात है, 48.75। पॉइंट को भी आंसर लगाओ, पॉइंट को भी आंसर लगाना है, पॉइंट को घर मत छोड़ देना है, पॉइंट को भी बाबू आंसर लगा के चलना है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए फेज डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्ट्रक्टिव बताया था, विनाशी व्यतिकरण बताए थे, अब रचनात्मक आ गया। और रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में से एक क्वेश्चन 100% लिख देते हैं कि आपके एग्जाम में बाबू रहेगा, है ना। या तो रचनात्मक व्यतिकरण या तो विनाशकारी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। चलिए 68 का फटाफट आंसर लगा दे। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, 5 बराबर 2n पाई, बिल्कुल राइट आंसर है बाबू आपका। अच्छा, रचनात्मक पूछा है बाबू, ध्यान देना, रचनात्मक पूछा है, इसका आंसर लगाओ फटाफट। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा? परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए क्या सही है? यानी सर आई और लैम्डा के बीच आपका रिलेशन पूछा है कि आई और लैम्डा के बीच रिलेशन क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आई जो प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर लगाए हैं बाबू आप लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछे। कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी क्या होता है? कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है? तो कांच के समानांतर सतह की फोकस दूरी बाबू अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। याद रखना है आपको कि सर इनफिनाइट होता है, अनंत का मतलब इनफिनाइट होता है। तो बाबू मैंने थंबनेल में 200 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दिए। इसके पहले मैंने प्लेलिस्ट में आपको 225 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, 225 क्वेश्चन करवा रखे हैं। इसमें 75 क्वेश्चन और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 70 क्वेश्चन, ये 295 क्वेश्चन हो गए। 295 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवा दिए हैं। और ये 295 क्वेश्चन अगर आप याद कर लिए तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अभी और करवाएंगे, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, बशर्ते इस वीडियो को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है इसमें। तो अगर बाद में जुड़े हैं तो इस वीडियो को पूरा क्वेश्चन बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे पीडीएफ लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि सर वैसा पीडीएफ चाहिए जो 90% मार्क्स हमें दिला दे, मेरा 450 नंबर का सपना पूरा हो जाए सर, तो वो पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना चाहते हैं,
तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। इसके कुछ चार्जेज हैं जो कि जब आप मैसेज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, हिंदी का, इंग्लिश का कम्बो पैक दिया जाता है, एक साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे सर सिर्फ फिजिक्स का दे दे, तो नहीं दिया जाता। क्यों? कि सर एक सब्जेक्ट लेने से मैं आपको 90% नहीं दिला सकता ना। मैं पीडीएफ तैयार किया हूं 90% मार्क्स लाने के लिए। तो 90% मार्क्स तभी आएंगे जब मैं अपना सारा असाइनमेंट आपको दे दूं। जहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो आपके पास, हर बच्चा के पास होना चाहिए कि बिहार बोर्ड आखिर पूछता कहां से। साल भर हम लोग जो पढ़ते हैं सर वो तो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में नंबर आना भी तो चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉलेज तो है, एग्जाम में नंबर नहीं आया तो वो बेकार है। तो नंबर लाने के लिए आपको 90% से ऊपर नंबर लाने के लिए वो पीडीएफ आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो बाबू वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में मिलेंगे जो उस पीडीएफ में रहेंगे। यानी एग्जाम हॉल में उस पीडीएफ से बाहर एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। यानी पढ़ लिए तो लाइव झिंगा लाला हो गया आपका। ठीक है, तो ये 90% के लिए ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं। ठीक है, तो बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बच्चे को जोड़िए और कमेंट करके जरूर बताइएगा सर आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट सभी को।